प्यारे विद्यार्थियों, कल हमने पढ़ा था क्वथनांक में उन्नयन यानी अनुसंख्यक गुण धर्म पढ़ रहे थे। उसमें पहला था वास्तव में आपेक्षिक अवनमन, जो उससे पहले वाले वीडियो में हुआ था। पिछले वीडियो में क्वथनांक में उन्नयन। आज तीसरा अनुसंख्यक गुण धर्म है अपना हिमांक में अवनमन। हिमांक में अवनमन। देखो, हिमांक में अवनमन से पहले हम हिमांक पर चलते हैं कि ये हिमांक क्या है। किस पर चलते हैं कि जो ये हिमांक है वो क्या है। देखो, हिमांक हम किसको कहेंगे कि देखो जनरली जो हिमांक की जो परिभाषा होती है, सामान्यतः जो हिमांक की परिभाषा होती है वो क्या परिभाषा होती है कि वह ताप जिस पर कोई द्रव ठोस में बदलता है, कि वह ताप जिस पर कोई द्रव ठोस में बदलता है क्या कहलाता है, हिमांक कहलाता है। किंतु यहाँ सारे का सारा जो मैटर है वो किस चीज को लेकर के है, यहाँ सारे का सारा जो मैटर है वो लेकर के है वाष्प दाब। तो यहाँ भी हम जो हिमांक है उसकी परिभाषा हम वाष्प दाब के आधार पर निर्धारित करें, यानी वह ताप जिस पर विलयन का ठोस तथा द्रव दोनों अवस्थाओं में वाष्प दाब समान हो। किसको कहेंगे हमें, हिमांक। कि वह ताप जिस पर विलयन का ठोस तथा द्रव दोनों अवस्थाओं में वाष्प दाब समान होता है क्या कहलाता है, हिमांक। उसे हम क्या कहते हैं, हिमांक। कि वह ताप जिस पर विलयन का जो वाष्प दाब होता है वो ठोस कंडीशन में यानी ठोस स्टेज में और जो द्रव स्टेज में यानी ठोस तथा द्रव दोनों अवस्थाओं में क्या होता है, समान। उस टेम्परेचर को हम बोलते हैं हिमांक। ठीक है। अब देखो, हिमांक के बारे में हम ये करते हैं कि जैसे मान लो अवाष्पशील विलय, वो की वही कंडीशन यहाँ होगी कि अवाष्पशील जो विलय होता है उसको हम शुद्ध विलायक में घोलते हैं। किसमें घोलते हैं, शुद्ध विलायक। कि जब अवाष्पशील विलय को शुद्ध विलायक में घोला जाता है तो क्या होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल में कमी आती है। पीछे कई बार आ चुकी है लाइन, जिससे जो वाष्प दाब होता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। वाष्प दाब क्या हो जाता है, कम हो जाता है। वाष्प दाब में जो ये कमी होती है, इस कमी को हम बोल रहे थे वाष्प दाब में अवनमन। किंतु यहाँ ये लाइन लेके चलनी नहीं, बस इतना ही ध्यान रखना है कि अवाष्पशील विलय को शुद्ध विलायक में घोलते हैं तो पृष्ठीय क्षेत्रफल घटने से वाष्प दाब कम हो जाता है। तो मेन लाइन कौन सी है कि विलयन का जो वाष्प दाब होता है, विलयन का जो वाष्प दाब होता है, वाष्प दाब शुद्ध विलायक से क्या होता है, कम होता है। यानी शुद्ध विलायक का ज्यादा होता है और जो विलयन होता है उसका क्या होता है, कम। कि विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक की अपेक्षा क्या होता है, अधिक। विलायक का ज्यादा और विलयन का कम। यानी विलयन की तुलना में विलायक का ज्यादा होता है और विलयन का विलायक की तुलना में कम होता है। यानी विलयन का वाष्प दाब हमेशा शुद्ध विलायक से कम होता है। बार बार हम यही चीज पढ़ते आ रहे हैं। अब देखो, जब हम इस विलयन को ठंडा करते हैं, क्या करते हैं, विलयन को ठंडा करते हैं। जब विलयन को ठंडा किया जाता है तो ये कम ताप पर जमेगा। क्या जमेगा, कम ताप पर। कम ताप पर जमने का अर्थ है देरी से जमेगा। यानी जो शुद्ध विलायक होता है वो आसानी से जमता है यानी शीघ्रता से जमता है, और विलयन होता है वो देरी से यानी कम ताप पर जमता है। कैसे, देखो आपको पता है विलायक जब जमेगा तो कण क्या आएंगे, पास पास। यानी कोई भी द्रव जमेगा तो उसके कण पास पास आएंगे। अब यह विलायक के कण है शुद्ध विलायक में, तो उनको पास पास आने में क्या रहेगी, आसानी रहेगी। किंतु देखो, यदि इसके बीच में विलय के कण फंस गए, देखो ये विलय का कण फंसा हुआ और ये विलायक का, अब ये पास पास आने में क्या लगेगा, टाइम लगेगा। क्या लगेगा, टाइम।
इसी कारण जो क्या होता है, विलयन होता है वो देरी से जमता है और शुद्ध विलायक शीघ्रता से जम जाता है। शुद्ध पानी की बर्फ आसानी से जमती है और जो अशुद्ध पानी होता है उसकी बर्फ देरी से जमती है। देखो कि जब अवाष्पशील विलय को हम शुद्ध विलायक में घोलते हैं, क्या जब अवाष्पशील विलय को हम शुद्ध विलायक में घोलते हैं तो वाष्प दाब क्या हो जाता है, घट जाता है। क्यों? पृष्ठीय क्षेत्रफल में जाती है कमी। अवाष्पशील विलय को शुद्ध विलायक में घोलने पर पृष्ठीय क्षेत्रफल घटने से वाष्प दाब कम हो जाता है। विलयन का वाष्प दाब हमेशा शुद्ध विलायक से क्या होता है, कम होता है। अतः विलयन के वाष्प दाब को क्या होता है, हमें थोड़ा सा मान लो वाष्प दाब और हिमांक एक दूसरे के क्या है, समानुपाती। देखो विलयन के बाद आपको वायुमंडलीय दाब के बराबर किया तो गर्म करना पड़ा, या गर्म का चक्कर किस में था, क्वथनांक में, या गर्म वाला जो सिस्टम नहीं है, किसका सिस्टम है, जमाने वाला। तो गर्म करने पर बढ़ाना पड़ता तो जमाने पर घटाना पड़ता, उल्टा हो गया क्योंकि क्वथनांक और हिमांक उल्टे पोजीशन में। जब अवाष्पशील विलय को हमने किस में घोला, शुद्ध विलायक में, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या आई, गिरावट आई और वाष्प दाब क्या हो गया, घट गया। अब देखो विलयन का वाष्प दाब हमेशा शुद्ध विलायक से क्या होता है, कम। जब हम विलयन को ठंडा करते हैं तो ये शुद्ध विलायक की अपेक्षा देरी से यानी कम टेम्परेचर पर जमता है। विलयन को जब ठंडा करते हैं तो ये विलायक की अपेक्षा कम ताप पर यानी देरी से जमता है, और देरी से जमता है तो क्या चीज घट जाती है, हिमांक घट जाता है। क्या घट जाता है, हिमांक घट जाता है। हिमांक में हुई इस कमी को क्या बोलते हैं, हिमांक में अवनमन। वापिस देखो कि हिमांक क्या होता है, क्या है, हिमांक क्या होता है। तो देखो कि वह ताप जिस पर विलयन ठोस तथा द्रव दोनों अवस्थाओं में उसका वाष्प दाब क्या हो जाए, समान। कि वह ताप जिस पर विलयन का ठोस तथा द्रव दोनों अवस्थाओं में वाष्प दाब समान हो, उस टेम्परेचर को बोलते हैं हिमांक। जब अवाष्पशील विलय को शुद्ध विलायक में घोलते हैं तो पृष्ठीय क्षेत्रफल घटने से वाष्प दाब कम हो जाता है। विलयन का वाष्प दाब हमेशा शुद्ध विलायक से कम होता है। जब विलयन को ठंडा करते हैं तो ये शुद्ध विलायक की अपेक्षा कम ताप पर यानी देरी से जमता है, अर्थात हिमांक घट जाता है। हिमांक में हुई इस कमी को हिमांक में अवनमन कहते हैं। इस पर दो क्वेश्चन और बना लेता है कि सर्दियों में या ठंडे प्रदेशों में सड़कों के ऊपर नमक छिड़का जाता है, क्यों? देखो जहां ज्यादा ठंड होती है वहां की बात कर रहा हूं। तो देखो नमक छिड़कने से क्या होगा कि ओस की बूंदे यानी पानी गिरेगा, रोड के ऊपर पानी गिरेगा, शुद्ध पानी होगा तो उसकी बर्फ जमने के चांस क्या होंगे, ज्यादा। यदि नमक डाल दिया तो नमक के ऊपर पानी गिरेगा तो क्या बन जाएगा, विलयन वाली पोजीशन आ जाएगी। विलयन वाली पोजीशन आ जाएगी तो उसका हिमांक क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और हिमांक कम हो जाता है तो जमने में क्या लगेगा, टाइम लगता है। यानी सड़कों पे बर्फ नहीं जम पाएगी जिसे गाड़ियां आसानी से चले। आपसे क्वेश्चन करे कि ठंडे प्रदेशों में या सर्दियों में सड़कों के ऊपर नमक का छिड़काव किया जाता है, क्यों? तो क्या कहेंगे कि सड़कों पर नमक छिड़कने से जल का हिमांक घट जाता है। क्या कहेंगे कि सड़कों पर नमक छिड़कने से जल का हिमांक घट जाता है, जिससे जल देरी से जमता है, यानी बर्फ का निर्माण नहीं होता है, यानी बर्फ नहीं जमती है। ये क्वेश्चन अलग से रेडिएटर के बारे में कर लेता, कार का या गाड़ियों का कैसे, कि कार के रेडिएटर में एथिलीन ग्लाइकोल क्यों मिलाते हैं। क्या क्वेश्चन करता है कि कार के रेडिएटर में एथिलीन ग्लाइकोल क्यों मिलाया जाता है। तो क्या कहेंगे कि जो कार का रेडिएटर होता है, क्या होता है, कार के रेडिएटर में हम पानी भरते हैं, सर्दियों में पानी ठंडा हुआ यानी शुद्ध पानी है वो जम जाएगा और वो बर्फ जम जाएगी। जब बर्फ जम गई तो बताओ गाड़ी स्टार्ट हो पाएगी क्या, क्योंकि इंजन को ठंडा करने में रहते हैं और बर्फ के चक्कर में वो व्यवस्थित नहीं हो पाएगा ढंग से, क्योंकि शीतलक के रूप में जल ही काम करता है, यानी प्रवाह भी होना चाहिए साथ में। तो देखो कार के रेडिएटर में एथिलीन ग्लाइकोल क्यों मिलाते हैं,
देखो हमने कार के रेडिएटर में पानी है, उसमें एथिलीन ग्लाइकोल डाल दिया। एथिलीन ग्लाइकोल डालने से जल का हिमांक क्या हो जाता है, घट जाता है। और जल का हिमांक घट जाता है तो बर्फ देरी से जमती है। क्या होती है, बर्फ देरी से जमती है। और बर्फ जब देरी से जमती है तो कार के रेडिएटर में पानी बना रहता है। इतने में गाड़ी स्टार्ट हो जाती है, इंजन की गर्मी होती है और पानी बना रहता है हमेशा, उसको बर्फ में नहीं बदलता। तो देखो क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन आगे कि ठंडे प्रदेशों में या सर्दियों में सड़कों के ऊपर नमक छिड़का जाता है, क्यों? क्योंकि सड़कों पे नमक छिड़कने से जल का हिमांक घट जाता है और बर्फ देरी से जमती है या बर्फ नहीं जमती है। मान कार के रेडिएटर में एथिलीन ग्लाइकोल क्यों मिलाया जाता है? क्योंकि कार के रेडिएटर में एथिलीन ग्लाइकोल मिलाने से, कार के रेडिएटर में एथिलीन ग्लाइकोल मिलाने से क्या होता है, जब कार के रेडिएटर में हम एथिलीन ग्लाइकोल मिला देते हैं तो जल का हिमांक घट जाता है और बर्फ नहीं जमती है। ये 2 क्वेश्चन आंसर सेम है, ठीक है। अब हम जिस तरह से कवथनांक में उन्नयन में डेरिवेशन पढ़ी थी, उसी तरह से हिमांक में अवनमन में डेरिवेशन पढ़ेंगे। देखो ग्राफ बनाएंगे हम, इधर ताप और इधर वाष्प दाब। ये ग्राफ, ये विलयन के लिए है और ये विलायक के लिए, यानी शुद्ध विलायक नहीं, यहाँ शुद्ध नाम नहीं लिख रहा हूं मैं, शुद्ध विलायक है, शुद्ध विलायक के लिए। और ये विलयन के लिए। शुद्ध विलायक के लिए क्या होता है, नोट, और इसके लिए TC। अब यहाँ हम हिमांक पढ़ रहे हैं तो हिमांक को क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। तो यहाँ हम F लगा देते हैं, इधर क्या है ताप। तो देखो कवथनांक में उन्नयन, पीछे वाली डेरिवेशन के आधार पर चलेंगे कि जो पीछे वाली डेरिवेशन में क्या था कि कवथनांक में जो उन्नयन था, क्या था, कवथनांक में जो उन्नयन होता है वो किसके समानुपाती होता है, मोलरता के समानुपाती। कवथनांक में उन्नयन कैसे निकाला था, कवथनांक में उन्नयन निकाला था ज्यादा वाले से कम वाला घटाना। अब बताओ यहाँ ज्यादा वाला कौन है, अब यहाँ ज्यादा वाला है नोट वाला और ये कम वाला, यानी हम हिमांक में अवनमन क्या करेंगे, हिमांक में अवनमन, हिमांक में अवनमन क्या होगा, डेल TF, ये हिमांक में अवनमन आ गया। ज्यादा कौन है, TF नोट ज्यादा है और TF क्या है, कम है। हो गया। अब देखो दोनों हो गए ये सिस्टम। अब हम आगे चल करके देखते हैं, क्या देखते हैं आगे। अब वहां था कि कवथनांक में उन्नयन, राउल्ट का नियम क्या कर रहा है, कवथनांक में उन्नयन मोलरता के समानुपाती होता है। राउल्ट का नियम छोड़ो, सीधा भी कह सकते हो कि कवथनांक में जो उन्नयन होता है वो मोलरता के समानुपाती होता है। तो यहाँ क्या कहेंगे कि हिमांक में जो अवनमन होता है वो मोलरता के समानुपाती होता है। इसको हटाएंगे समानुपाती को तो एक इस तरह, वहां Kp काम में लिया था या Kf काम में लेंगे आगे m। ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2। m का मान तो वहां भी था, अब m का मान रखने से पहले वहां Kp का जिक्र किया था, तो यहाँ भी मैं Kp का जिक्र, Kp का जगह क्या है, Kf है। वहां Kp के बारे में बताया था तो यहाँ क्या बताएंगे, Kf के बारे में बताएंगे। वहां Kp क्या था, वहां Kp था मोलल उन्नयन स्थिरांक, तो यहाँ Kf क्या होगा, मोलल अवनमन स्थिरांक। क्या होगा, मोलल अवनमन स्थिरांक, मोलल अवनमन स्थिरांक। इसको और भी बोलते हैं हिमांक अवनमन स्थिरांक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हिमांक अवनमन स्थिरांक। इसका एक नाम और होता है क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। 3 नाम हो गए, उसके भी 3 नाम थे, मोलल उन्नयन स्थिरांक,
क्वथनांक, उन्नयन स्थिरांक, इबुलियो, स्कोपिक स्थिरांक, 3 नाम थे केबी के। उसी तरह से केएफ के भी 3 नाम है। क्या है? मोलर अवनमन स्थिरांक, हिमांक अवनमन स्थिरांक, और तीसरा जो होगा वो क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। ठीक है, ये 3 नाम हो गए किसके। अब m का फॉर्मूला हमने पीछे पढ़ा था, WB गुणा 1000 बटे MB गुणा WA। मान रख दो, डेल TF बराबर रखेंगे तो क्या रखेंगे, KF गुणा WB गुणा 1000 बटे MB गुणा WA। ये समीकरण 3 हो गया। अब MB ये पूछे तो ये सूत्र और ये पूछे तो इधर ले आएंगे। वैसे सूत्र एक ही है, 2 जगह लिखते हैं बस। KF गुणा WB गुणा 1000 भाग में क्या होगा, डेल TF गुणा WA, यानी MB को इधर ले गए। या तो न्यूमेरिकल में ये सूत्र या ये सूत्र सेम ही है, बस MB को इधर TF को इधर, ये चेंज किया। ये सारे मान देखो उस टाइम पे बताए थे। KF का मान ऊपर लिखा हुआ है, हम लिख सकते हैं कि KF क्या है, बताइए ऊपर लिखा हुआ है। MB पीछे बताया था आपको, विलेय का मोलर द्रव्यमान। MB क्या है, विलेय का मोलर द्रव्यमान। WA क्या है, विलायक का द्रव्यमान। और जो WB क्या है, विलेय का द्रव्यमान, और कोई चीज नहीं। ये आया हुआ है डेल TF, क्या है, हिमांक में अवनमन। इसमें जो भी चीजें हैं वो सारी आ गई, सारी लिख सकते हैं नीचे। MB क्या है, विलेय का मोलर द्रव्यमान। WK क्या है, विलेय का द्रव्यमान। WA क्या है, विलायक का द्रव्यमान। डेल TF क्या है, हिमांक में अवनमन। KF क्या है, मोलर अवनमन स्थिरांक। बाकी ये सारे, और कुछ नया है नहीं। ठीक है, अब KF के बारे में एक अलग से सूत्र बताता हूं। वहां क्या था, KB बराबर था, तो यहाँ KF बराबर, वहां था MARTB², तो यहाँ क्या होगा, MARTF²। वहां था डेल HB या डेल HF होगा, 1000 के 1000। देखो MA होता है विलायक का मोलर द्रव्यमान, पीछे बताया। R होता है वो गैस स्थिरांक होता है, और TF होता है वो विलयन का हिमांक। वहां क्या था, TB था, विलयन का क्वथनांक था। तो KF पता है आपको, ये है। MA क्या है, MA होता है विलायक का मोलर द्रव्यमान। R होता है गैस स्थिरांक, और T आपको उस टाइम पे भी बताया था कि इस पर न्यूमेरिकल आएंगे, इसको डायरेक्ट सूत्र के रूप में कुछ MARTF² डेल HF गुणा 1000 किस बराबर है, KF बराबर। देखो MA विलायक का मोलर द्रव्यमान, R गैस स्थिरांक, और TF² है, क्या है अपना, TF जो स्क्वायर है, यानी TF है, मानो इसका तो उसी के लगा हुआ। तो TF होता है वो विलयन का हिमांक होता है। डेल HF होता है गलन की, वो वाष्पन की एंथैल्पी थी, या गलन की एंथैल्पी। देखो गलन की एंथैल्पी हम किसको कहेंगे, कि 1 मोल ठोस पदार्थ को पूर्णतया द्रव में बदलने के लिए होने वाला एंथैल्पी परिवर्तन। वाष्पन की एंथैल्पी वो थी, ये गलन की एंथैल्पी है। क्या है, गलन की एंथैल्पी। तो गलन की एंथैल्पी हम कैसे कहेंगे परिभाषा, कि 1 मोल ठोस पदार्थ को उसके हिमांक पर पूर्णतया द्रव में बदलने के लिए जितना एंथैल्पी परिवर्तन होता है वो गलन की एंथैल्पी कहलाता है। आपको नाम याद रखना, परिभाषा से कोई लेना देना नहीं है, फिर भी परिभाषा बता रहा हूं कि 1 मोल ठोस पदार्थ को द्रव में बदलने के लिए जितना एंथैल्पी परिवर्तन होता है वो गलन की एंथैल्पी कहलाता है। ठीक है, तो ये अपनी डेरिवेशन है पूरी। ठीक है, हिमांक में अवनमन ये आ गया। फिर अवनमन किसके समानुपाती, मोलरता के समानुपाती। इसको हटाया तो KF काम में लिया, KF के बारे में बताया, फिर स्मॉल m का मान रख दिया, इसको इधर और इसको इधर ले लिए, सारों के बारे में यहाँ बता दिया। अब क्या करेंगे इसके ऊपर, न्यूमेरिकल। जैसे क्वथनांक में उन्नयन पर जो तीसरा चौथा जो समीकरण आया था उस पर न्यूमेरिकल किए थे, तो यहाँ भी न्यूमेरिकल करेंगे। देखो टॉपिक वाइज न्यूमेरिकल चल रहे हैं, ठीक है ना, साथ साथ आप भी निकालते रहना।
पहला न्यूमेरिकल क्या होगा? 45 ग्राम एथिलीन ग्लाइकोल 45 ग्राम एथिलीन ग्लाइकोल को 600 ग्राम जल में घोलने पर, क्वेश्चन क्या है? 45 ग्राम एथिलीन ग्लाइकोल को 600 ग्राम जल में घोलने पर जल किस ताप पर जमेगा? वहां देखो उबलना शब्द यूज होता था, यहां जल जमेगा। 45 ग्राम एथिलीन ग्लाइकोल को 600 ग्राम जल में घोलने पर जल किस ताप पर जमेगा? इसके लिए अपने को कोष्टक में दिया है KF का मान, किसके लिए? पानी के लिए। वो दिया है 1.86 केल्विन केजी मोल इनवर्स दिया है, ठीक है। अब देखो यहाँ एथिलीन ग्लाइकोल का सूत्र क्या होता है? एथिलीन ग्लाइकोल का सूत्र ये होता है, क्योंकि किसके लिए चाहिएगा? अपने को MB के लिए चाहिएगा, मौलिक द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए। तो हम सबसे पहले WB लिखते हैं, कितना है? 45 ग्राम। कितना है? जो WB है वो 45 ग्राम है। अब देखो जो अपना MB है वो देखो, इसको जोड़ के निकाल लेना। 12 ये हो गए, 12 दूनी 24 और ये 16 दूनी 32 और ये कितने हो गए? 6 हाइड्रोजन हो गए। इस तरह से सभी को जोड़ेंगे तो वाष्प आएगा 62 ग्राम। अब हम WA कितना दिया है? 600 ग्राम दिया है। कितना दिया है? 600, ठीक है। अब देखो WA हो गया। अब क्या KF कितना है? 1.86 केल्विन केजी मोल इनवर्स। सूत्र लगा दो। क्या पूछ रहा है? जल किस ताप पर जमेगा, यानी टेम्परेचर पूछ रहा, तो हमें पहले डेल TF ज्ञात करना पड़ेगा। तो डेल TF बराबर क्या होगा? KF गुणा WB गुणा 1000 भाग में क्या होगा? भाग में होगा MB गुणा WA। तो KF का मान कितना है? 1.86। WB का मान कितना है? WB है 45 गुणा कितने हैं? 1000 भाग में कितने हैं? MB कितना है? 62 और फिर क्या हुआ? ये हो गया अपने WA का मान दिया है 600। ये काट दो, ये कट दो, इसकी कैलकुलेशन कर लेना। इसकी कैलकुलेशन कुछ भी आए गुना भाग आप करना। इसकी कैलकुलेशन जैसे आ गई 2.2 केल्विन आ गई, ये मान लो। बता रहा हूं इसकी कैलकुलेशन लगभग इतनी आएगी आसपास, किंतु मान लेना कितनी भी। जैसे मैं मान रहा हूं कि इसकी कैलकुलेशन आ गई 2.2 केल्विन। तो देखो मैं आंसर यहां तक आंसर नहीं छोड़ना, क्या करना आंसर वो बताना चाह रहा हूं कि जल सामान्यतया जल किस ताप पर जमता है? जल होता है वो किस ताप पर जमता है? सामान्यतया जल 273.15 केल्विन यानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जमता है। जो जल होता है वो 273.15 यानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जमता है। यानी पानी पहले शुद्ध था, वो 0 पर जम रहा था, यानी 273.15 पे जम रहा था। अब -2.2 पे जमेगा। कितने पे जमेगा? -2.2। और यदि केल्विन में लेना चाहते हो तो 273.15 -2.2 तो ये 270.95 के आसपास है। तो देखो 2.2 केल्विन और यहां यदि डिग्री सेंटीग्रेड में आंसर हो तो -2.2 पर जम जाएगा। यही आंसर आ जाएगा अपना कि कितनी कमी हुई। पहले 0 था, 0 से घटाएंगे, 0 से ये मान घटाएंगे तो जुगा तुम आ जाएगा, क्योंकि ये सूत्र लग जाएगा कि शुद्ध जल का ही मान। यानी ये मान लो कि जो किस ताप पर जमेगा ये पूछ रहा है, अगला TF के बारे में पूछ रहा है। तो TF बराबर क्या होगा? TF बराबर होगा TF नोट माइनस डेल TF। ये सूत्र लगा दो।
क्योंकि डेल टी बराबर क्या होता है, ये माइनस ये, तो ये इधर आया प्लस का और ये इधर आया तो माइनस। यानी जल किस ताप पर जमेगा, -2.2 डिग्री सेंटीग्रेड पर। देखो केल्विन में यह आंसर आया है, जबकि यहाँ डिग्री सेंटीग्रेड आंसर लिखना पड़ेगा। और यदि 0 डिग्री सेंटीग्रेड को 273.15 मान रहे हो तो घटाओगे कितने, 2.2 घटाओ, इतना कम हो गया तो ये 270.95 पर जमेगा। ठीक है, तो ये अपना पहला न्यूमेरिकल है। दूसरा न्यूमेरिकल देखो, एक ग्राम अवाष्पशील विलेय को 1 ग्राम अवाष्पशील विलेय को 50 ग्राम बेंजीन में घोलने पर हिमांक 0.40 केल्विन घट जाता है। क्या है न्यूमेरिकल, 1 ग्राम अवाष्पशील विलेय को 50 ग्राम बेंजीन में घोलने पर हिमांक 0.40 केल्विन घट जाता है। क्वेश्चन क्या है कि 1 ग्राम अवाष्पशील विलेय को 50 ग्राम बेंजीन में घोलने पर हिमांक 0.40 केल्विन घट जाता है, तो विलेय का मोलर द्रव्यमान ज्ञात करो। तो विलेय का मोलर द्रव्यमान ज्ञात करो। विलेय का मोलर द्रव्यमान ज्ञात करो। देखो इसके लिए KF का मान दिया हुआ अगले में कि बेंजीन के लिए जो KF है C6H6 के लिए कितना है वो KF, देखो वो KF का मान है 5.12 केल्विन केजी मोल इनवर्स। क्वेश्चन देखो WB बराबर क्या है, WB बराबर है 1 ग्राम, WA बराबर क्या है, WA 50 ग्राम। यहां MB की भी आवश्यकता पड़ेगी, तो MB तो पूछ रहा है, MB पूछ रहा है, आवश्यकता नहीं पड़ेगी, MB पूछ रहा है। यहां MB की बजाय डेल्टियन दे दिया अगले ने, कितना दे दिया 0.40, और एक KF की वैल्यू दी गई है, कितनी दी गई है 5.12 केल्विन केजी मोल इनवर्स। अपने पास सूत्र क्या है, MB बराबर KF गुणा WB गुणा 1000 भाग में MB तो था, अब MB की जगह क्या जाएगा डेल TF गुणा WA। KF का मान 5.12, WB का मान कितना है, WB का मान है 1000 के 1000 आ जाएंगे, TF का मान डेल TF का मान 0.40 और गुणा में क्या आएगा WA कितना है 50। इसको थोड़ा सा 512 कर दूं, ये 1 कर दूं, ये 1000 कर दूं, नीचे वाला दशमलव हटाया तो ऊपर 100। ये कैलकुलेशन कर लेना, फिर भी लिख देता हूं, देखो ना 512 गुणा 1 गुणा 1000 गुणा 100, इसके दशमलव हटाए, इसका दशमलव हटाएंगे तो 100 गुणा 40 गुणा 50, यानी 100 से 100 कैंसिल, ये दोनों जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, यानी 5120 आ गए, क्या गए 5120, और 5 हो गए 20, ये कर देंगे, यानी 512 में 2 का पावर लगाएंगे 256 ग्राम आ जाएगा। कितना आ जाएगा 256 ग्राम। ये आज का टॉपिक आपका पूरा हुआ हिमांक में अवनमन। अब इसका पार्ट का लास्ट अनुसंख्यक गुण धर्म बचा है प्रासरण दाब, जो आज पूरा नहीं हो पाएगा। प्रासरण दाब थोड़ा लंबा चलेगा क्योंकि प्रासरण के कई प्रकार चलेंगे, तो प्रासरण दाब वाला टॉपिक 2 वीडियो में लगभग पूरा हो जाएगा। फिर 1-2 न्यूमेरिकल मान लो, 2 या 3 वीडियो में आपका लेसन है पूरा हो जाएगा। 3 अनुसंख्यक गुण धर्म हम पूरे कर चुके हैं। कौन कौन से, वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन और हिमांक में अवनमन। कल हम पढ़ेंगे प्रासरण दाब, ठीक है।